हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो करते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले टॉपिक की तरफ आ गए हैं। और आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं अनुलेखन। एक बार मैं आपको सिलेबस वापस से बता देता हूँ फिर से कि सिलेबस के अंदर अब हम ग्रेजुएशन पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आप जब सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। पहला होगा रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट वाला है ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसे 3 प्रोसेस आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने होंगे। तो रेप्लिकेशन है वो मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा दिया ग्रेजुएशन लेवल का, वहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, 2022 का जो एग्जाम हुआ था जो मैंने पास किया था उसको भी आप देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है अपना ट्रांसक्रिप्शन, या फिर जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं अनुलेखन। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं सेल के अंदर, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, फिर हम आगे बात करेंगे अनुलेखन की। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक कोशिका थी, उस एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, सेल डिवीजन हमारे पास हो गया। अब सेल डिवीजन जब हुआ तो हमें दूसरी जो 2 कोशिकाएं बनी है हमारे सामने, जो डॉटर सेल बनी है, उनके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले डीएनए चाहिए। ठीक है, अब वो जो डीएनए आएगा कहाँ से आएगा? तो एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एक हमारे पास पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल ने क्या किया? सेल को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं बन गई। इन 2 कोशिकाओं के लिए अलग अलग क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। इन 2 कोशिकाओं के लिए क्या चाहिए? अलग अलग डीएनए चाहिए। तो डीएनए से डीएनए जो बन गया वो तो रेप्लिकेशन हो गया वहां पर। ठीक है, लेकिन अब जब ये कोशिकाएं बनी हैं तो इन कोशिकाओं के लिए प्रोटीन भी नीडेड होती है, यानी कि इन कोशिकाओं के कोशिकांग भी होंगे और उन कोशिकांगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सी प्रोटीन या किस कोशिकांग के लिए किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, कौन से अंग के लिए कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कौन सा अंग किस प्रकार से बनेगा, ये सारी जो सूचनाएं होती हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर कोडेड रहती है? वो डीएनए के अंदर कोडेड रहती है। इसलिए अपन डीएनए को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कह देते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि उस डीएनए से उस सूचना को निकालना है, उस सूचना को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर उस हिसाब से हमें क्या बनानी है? प्रोटीन बनानी है, यानी कि हमारी बॉडी को वो सारा काम करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो सबसे पहले होता क्या है? डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, जिसे अपन रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर इस डीएनए से बनता है एमआरएनए, फिर इस एमआरएनए से बनता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, ये जो पूरा फिनोमिना है, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस फिनोमिना को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अभी डीएनए से डीएनए तो बन चुका है, अब डीएनए से जो आगे बनेगा एमआरएनए, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो एमआरएनए से जब लास्ट में प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं अनुवादन, और ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी के अंदर कहते हैं अनुलेखन होना। समझना, डीएनए से क्या सूचना बन के आई है उसको चेंज किया जाएगा किसके अंदर? आरएनए के अंदर, क्योंकि आरएनए से ही बाद में जाके क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। तो सबसे पहले जो सूचना आई है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, यानी कि इसको पढ़ने जैसा बनाया जाएगा कि जिससे हम उसे पढ़ सकें या फिर सेल पढ़ सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी के अंदर कहते हैं अनुलेखन। दूसरी चीज देखना, उस एमआरएनए में क्या सूचना थी वो हमने पढ़ने लायक बना लिया। अब पढ़ने के बाद उसको पढ़ा जाएगा, यानी कि उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट किया जाएगा। इसका हिंदी के अंदर शब्द भी क्या है? अनुवादन है। यानी कि उसको क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आई क्या है, कौन सी प्रोटीन हमें बनानी है। तो उसको ट्रांसलेट करके फिर आगे चल के क्या कर दिया जाएगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक चीजें होती हैं, ये पूरा फिनोमेना है जो हमें समझना था, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब आपको समझने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अब देखना, जो अनुलेखन है या फिर हम बात करेंगे इसकी ट्रांसक्रिप्शन की, इसके आपको 4 वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली जो अनुलेखन होता क्या है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, और जो डीएनए होता है उसके ऊपर कुछ रीजन पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे जो प्रोसेस है वो होती है। उसके बाद अगली जो दूसरी वीडियो आएगी, उस दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरीके से होता है। फिर थर्ड जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। और लास्ट की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। जब एमआरएनए हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो ये कंप्लीट एमआरएनए नहीं होता है, इसको कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं। जो खराब पार्ट है उसको हटाना पड़ता है, जो अच्छे पार्ट है उनको वापस से जोड़ना पड़ता है। इस चीज को स्प्लाइसिंग कहते हैं या फिर पश्च अनुलेखन परिवर्तन कहते हैं, जिन्हें पर कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस, हिंदी सॉरी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 4 पार्ट्स के अंदर ये जो टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूँ कि एक साथ यदि मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा, 30 मिनट का लेक्चर में दे दूंगा, 40 मिनट का लेक्चर दे दूंगा, तो आपके ना तो कुछ समझ में आएगा
ना ही कोई आपका फायदा रहने वाला है। तो मैं इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वीडियो बना के दे रहा हूँ जिससे आप एक एक टॉपिक को हल्के से समझें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं और इनको समझने में पूरे दिमाग की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखना एक बार मैं यहां से इसको मिटा देता हूँ। तो अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन की अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। इसके बाद देखना कि डीएनए की जो दो लड़ियां होती हैं उनमें से एक ही स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग लेती है। यानी कि हमें पता है डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की केवल एक वाली लड़ी, जो पहली लड़ी होती है या फिर दूसरी लड़ी होती है, उसमें से एक लड़ी ही क्या लेती है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भाग लेती है। दोनों लड़ियां कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भाग नहीं लेती। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्यों नहीं लेती, दोनों लड़ियों में ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता। तो देखना उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जब एक लड़ी आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन होगी या फिर इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इस एक लड़ी से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। ठीक है, और फिर इस आरएनए के ऊपर भी क्या लगे होंगे, न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि मान के चलिए यहां से भी एक आरएनए बनना स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस बने थे यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बने थे उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस इस लड़ी के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाए, यानी इस लड़ी के ऊपर दूसरे नाइट्रोजिनस बेस बनना स्टार्ट हो जाए और ये लड़ी यहाँ से आ रही है इसके ऊपर जो नाइट्रोजिनस बेस बन रहे थे वो बनने लग जाए। और गलती से अगर ऐसा हो जाए कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनने लग जाए तो ये जो आरएनए बन रहा था ये दोनों आरएनए क्या हो जाएंगे, आपस में कुंडलित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुंडलित हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जब ये दोनों कुंडलित हो जाएंगे तो आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि ह्यूमन के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि एक लड़ी भाग लेती है तो क्यों लेती है। ठीक है, ये आपको देखिए कितनी डीपली में सारी चीजें बताने वाला हूँ। अब देखना जब दोनों लड़ियों का काम हो रहा है, दोनों में से एक लड़ी का जो भाग ले रही है ट्रांसक्रिप्शन में, तो देखना जिस पर अनुलेखन होता है उस लड़ी का एक नाम है जिसको कहते हैं एंटीसेंस, या फिर उसे कहते हैं पर मास्टर, या फिर उसे कहते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कौन सी होती है 3 से 5 की तरफ होती है। यानी कि यदि ये टेम्पलेट जो है या फिर ये वाला स्ट्रैंड भाग लेगा तो ये कौन सा होगा, डेफिनेटली ये 3 से 5 होगा। और नीचे वाला है ये डेफिनेटली है कि 5 से 3 होगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में कभी भी भाग नहीं लेगा। तो जो लड़ी या फिर जो स्ट्रैंड है जो अनुलेखन के अंदर भाग ले रहा है फिर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भाग ले रहा है वो कौन सा होगा, डेफिनेटली उसे एंटीजेंस कहेंगे, उसे मास्टर कहेंगे या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। वो कौन सा होगा, 3 से 5 रहेगा। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगला देखना जो कि अनुलेखन जिस पर नहीं होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे सेंस कहते हैं या फिर कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और वो कौन सा होता है, 5 से लेकर 3 होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखना तो एक बार हमने देखा कि अनुलेखन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले सबसे पहले डीएनए होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा डीएनए के अलावा एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आवश्यक होता है या फिर सहायक होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को करवाता है। ठीक है, अब हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अलग प्रकार का होता है, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। कैसे होता है तो देखना, जो प्रोकैरियोट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं जो मिलकर एक क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। या फिर एक हम बात करें एंजाइम की बात कर लेते हैं, फिर एंजाइम का ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें एक होता है क्या, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। दो होते हैं या फिर मैं बात करूं एक होता है बीटा डैश, दूसरा होता है बीटा, दो होते हैं अल्फा, दो क्या होते हैं अल्फा, और एक होता है यहाँ पे क्या, ओमेगा। दोबारा ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ग्रुप्स होता है एंजाइम का उसमें एक होता है ओमेगा, एक होता है बीटा डैश, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, एक होता है बीटा, एक होता है अल्फा, यानी कि दो होते हैं अल्फा, दोनों ही अल्फा सेम है, एक जैसे हैं, और एक होता है क्या, ओमेगा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपने ओमेगा पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखना होता क्या है कि यदि हम इन सबको जोड़ के बात करें, यानी कि इसमें ओमेगा भी सॉरी सिग्मा भी शामिल है, बीटा बीटा डैश भी शामिल है, दोनों अल्फा शामिल है और ओमेगा शामिल है। तो यदि इसको मैं कंप्लीटली बात कर रहा हूं तो इस कंप्लीट को क्या कहा जाएगा, इस कंप्लीट एंजाइम के सेट को कहा जाएगा होलो एंजाइम। यानी कि पूरा पैकेज है, इस पूरे पैकेज को क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। वहीं यदि मैं इसमें से सिग्मा को हटा दूं, सिग्मा एंजाइम को हटा दूं, सिग्मा फैक्टर को हटा दूं, और बाकी के यदि मेरे पास शेष बच जाते हैं, बाकी कौन कौन से बचेंगे, बीटा डैश बचेगा, बीटा बचेगा, दोनों अल्फा बचेंगे और ओमेगा बचेगा। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद जो एंजाइम बचेगा उसे अपन कहेंगे कोर एंजाइम। वापस समझना फिर से कि यदि सिग्मा बीटा डैश बीटा दोनों अल्फा और ओमेगा को मिला के यदि मैं बना रहा हूं तो वो बन रहा है होलो एंजाइम। लेकिन यदि मैं उसमें से हटा दूं सिग्मा को और बाकी के जो नीचे शेष बच जाए उसे अपन कहेंगे कोर एंजाइम।
और ये कोर एंजाइम आगे जाके क्या करेगा, प्रोकैरियोट्स में हेल्प करेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्टिंग कराने में कौन मदद करेगा, ये कोर एंजाइम ही हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखना। दूसरा हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स में भी आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और तीनों आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है वो अलग अलग होता है, या फिर मैं बात करूं अलग अलग वो आरएनए का निर्माण करने का काम करते हैं। जैसे देखना, हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करें तो देखना, ये 28 SR आरएनए का निर्माण करने में सहायक होता है, ये 18 SR आरएनए का निर्माण करने में सहायक होता है, ये 5.8 SR आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि ये जो 3 आरएनए होते हैं जिसमें 28S है, 18S है, 5.8SR आरएनए है, ये सारे आरएनए के टाइप्स मैंने बना रखे हैं, वीडियो आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो उसके निर्माण में सहायक कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। दूसरी बात करते हैं अपन सेकंड, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो क्या करता है, एमआरएनए के निर्माण में सहायक होता है, जिसे अपन HNRNA भी कहते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, वो टीआरएनए और 5S आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, तो हम भी क्या है, यूकैरियोट्स है, लेकिन हमारा जो डीएनए होता है उस डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, जिसे अपन कहते हैं HNRNA। तो हमारे केस में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम यहाँ पे सहायक होता है। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएनए होता है उसके ऊपर कुछ रीजन पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन और अब बात करते हैं पर डीएनए पर अनुलेखन से संबंधित कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। ये आपके सामने डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। यहाँ पे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही है। ये वाला स्ट्रैंड है 3' से 5', ये वाला स्ट्रैंड है 5' से 3'। समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। देखिए डीएनए पर अनुलेखन से संबंधित यदि हम क्षेत्र की बात करते हैं तो 3 प्रकार के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 3 क्षेत्र के अंदर अपन बात किया। पहला होता है उन्नायक, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्रमोटर। आप प्रमोटर से ही ध्यान रखिएगा, आसानी रहेगी समझने में। दूसरे होते हैं संरचनात्मक जीन, और तीसरा होता है समानुपन यानी कि टर्मिनेशन या फिर टर्मिनेटर रीजन। ऐसे 3 रीजन पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर। आपको इंग्लिश के अंदर इसको याद रखना है। सबसे पहले होगा प्रमोटर, दूसरा होगा स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में जाके आएगा आपका टर्मिनेशन। ठीक है, समझना। ये मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पे बीच में आपको जो ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। रेड कलर के आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। वाला जो स्ट्रैंड है 3' से 5', ये वाला है एंटीसेंस, जो कि भाग लेगा किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ये वाला है सेंस है या फिर कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका कोई भी रोल इसके अंदर नहीं होगा। देखना, ये आपको 3 क्षेत्र में बनाए हैं, ए है, बी है, सी है। अब देखना, यहाँ पे बीच में एक लाइनिंग पाई जाती है, उस लाइन को कहते हैं या फिर उस पॉइंट को कहते हैं, एक बिंदु पाया जाता है TSS, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट को आप एक बिंदु मान लीजिए, एक नाइट्रोजन बेस का एक पॉइंट मान लीजिए। इस पॉइंट से यदि हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो हमेशा गति होती है अपस्ट्रीम की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, और ये गति हमेशा कैसी होती है, माइनस के अंदर से कंसीडर किया जाता है। इस टीएसएस से यदि हम इधर की तरफ चलेंगे डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर, यदि हम राइट साइड की तरफ चलेंगे तो वो हमेशा होता है डाउन स्ट्रीम, जिसे अपन कहते हैं पॉजिटिव के अंदर कंसीडर करते हैं। फिर से देखना, टीएसएस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट, इससे लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे नेगेटिव होगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा। राइट साइड की तरफ चलेंगे डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखना, टीएसएस में पहला पॉइंट है हमारे सामने प्रमोटर। इस रीजन के अंदर होता क्या है, तो देखना आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर जुड़ता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, अगर अच्छी चीज बनेगी तो यहीं से बनेगी। आपसे पूछेगा आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक सॉरी आपसे पूछेगा डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज कहां जाकर जुड़ता है। ऑप्शन आपके सामने 4 आ जाएंगे, प्रमोटर के ऊपर, टर्मिनेटर के ऊपर, संरचनात्मक जीन के ऊपर। आंसर आपको क्या लगाना है, प्रमोटर के ऊपर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ता है, इस प्रमोटर पर आकर जुड़ता है। ये प्रमोटर स्थित कहां होता है, तो देखना, ये प्रमोटर जो क्षेत्र है ये स्थित होता है टीएसएस से पहले अपस्ट्रीम की तरफ या फिर अपस्ट्रीम पर उपस्थित। यानी कि टीएसएस ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट, यहां से पहले अपस्ट्रीम की तरफ, अपस्ट्रीम यानी कि नेगेटिव, और कितने नाइट्रोजनस बेस के बाद, 10 नाइट्रोजनस बेस के बाद। यानी कि हम टीएसएस से यदि 10 नाइट्रोजन बेस पीछे की तरफ चलेंगे, अपस्ट्रीम की तरफ चलेंगे, मान के चलो यहाँ पे हम आ गए, तो ये रीजन कौन सा हो गया, ये पूरा प्रमोटर क्षेत्र हो गया। और इस प्रमोटर क्षेत्र पर आकर ही क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या कराएगा, स्टार्ट कराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रमोटर क्षेत्र के ऊपर ही क्या स्थित होता है, टाटा बॉक्स उपस्थित होता है। टाटा बॉक्स क्या बला है, देखना, टाटा बॉक्स कुछ नहीं है, नाइट्रोजनस बेस का क्या है, एक विशेष क्रम है। यानी कि जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं उनका एक विशेष क्रम है, जिसमें थायामीन होता है और एडेनिन होता है। इन दोनों का ही क्रम चलता रहता है, जो कि क्या बनाता है, टाटा बॉक्स बनाता है। ठीक है, इस टाटा बॉक्स को प्रोकैरियोट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, प्रिवनो बॉक्स कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर क्या कहते हैं, हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। अब देखना, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जाता है।
ये प्रिवनो जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रिवनो बॉक्स से 2022 के अंदर आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी वाली जो एग्जाम थी सेकंड ग्रेड की, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस प्रिवनो बॉक्स को ही पूछा गया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स को क्या कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन था। प्रोकैरियोट्स को के अंदर टाटा बॉक्स को क्या कहा जाता है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो वहां पे ऑप्शन था प्रिवनो बॉक्स। ठीक है, याद कैसे करेंगे, पी से प्रिवनो और पी से प्रोकैरियोट्स, बहुत ही सिंपल है। बाकी का दूसरा होता है यूकैरियोट्स, उसे कहते हैं हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, प्रोमोटर क्षेत्र के अंदर प्रोकैरियोट्स में प्रिवनो बॉक्स पाया जाता है, टाटा बॉक्स पाया जाता है जिसे प्रिवनो बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमोटर क्षेत्र आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा क्षेत्र आता है हमारा संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि इस प्रमोटर क्षेत्र से कोई चीज प्रमोट होगी यानी कि स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा, तो एक्चुअल में जो अनुलेखन की क्रिया होगी या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी वो कहाँ होगी, संरचनात्मक जीन वाले पोर्शन में, यानी कि इस क्षेत्र के ऊपर। ये संरचनात्मक जीन कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक और कुछ होते हैं कौन से, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये दो प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रकार की चेन का निर्माण कर देते हैं, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन का निर्माण यदि वो करेंगे, एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेंगे, तो उसे अपन कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक जीन या फिर मोनोसिस्ट्रोनिक, हाँ उन्हें अपन कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। ठीक है, कुछ होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, ये क्या करते हैं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने की इनके पास क्षमता रहती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, पोली। ठीक है, अब देखना मोनोसिस्ट्रोनिक जो जीन होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे अंदर कौन से पाए जाते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक पाए जाते हैं, जो एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर सकते हैं या फिर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर सकते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और कैसे होते हैं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर सकते हैं। फिर से आपको तरीका बताता हूँ याद करने का, पोली के अंदर स्टार्ट होता है पी से, और प्रोकैरियोट्स का शब्द भी स्टार्ट होता है कहां से, पी से। एक आपको यदि याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, और पोली शब्द से आप जानते हैं कि एक से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोमोटर कंप्लीट हो गया, संरचनात्मक जीन कंप्लीट हो गया। मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं पेपर में। ठीक है, देखिए अगला आता है टर्मिनेशन या फिर टर्मिनेटर रीजन, अपन जैसे कह रहे थे, जैसे हिंदी के अंदर कहते हैं समापन क्षेत्र। इस समापन क्षेत्र के अंदर क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस समापन क्षेत्र पर या तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उनको कुछ विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे यूए का क्रम मिल गया, तो वहां जाकर इसको रोक दिया जाता है। या फिर एक कुछ कारक पाए जाते हैं, जैसे हम आगे भी मैं आपको बात कराऊंगा, एक कारक पाया जाता है रो कारक, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर कहाँ पाया जाता है, इस समापन क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, और ये बताता है कि अब यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है रोक देनी है, और ट्रांसक्रिप्शन वहां पे कंप्लीट हो जाता है, एमआरएनए बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बात करी कि डीएनए के ऊपर अनुलेखन से संबंधित कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर से देखना, 3 क्षेत्र हैं, प्रमोटर है, संरचनात्मक जीन है, और कौन सा है, समापन क्षेत्र। प्रमोटर के अंदर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, ये टीएसएस से 10 नाइट्रोजनस बेस अपस्ट्रीम की तरफ पाया जाता है। टाटा बॉक्स पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिवनो बॉक्स कहते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर उसे हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कुछ नहीं होते, दो प्रकार के होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा या एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड, या फिर दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, जो कैसे होते हैं, एक से ज्यादा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा होता है टर्मिनेशन या फिर समापन क्षेत्र। इस समापन क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर अनुलेखन की क्रिया रुक जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाएगी। और रुक क्यों जाएगी, क्योंकि या तो उनके पास कोई नाइट्रोजन बेस का विशेष क्रम पाया जाएगा, जैसे यूए यानी कि यूरेसिल और एडिनिन। ठीक है, या फिर तीसरी बात करें हम, दूसरा इसका क्या कारण हो सकता है, कोई रो फैक्टर जैसे कारक यहाँ पे पाए जाते हैं, जो टर्मिनेशन की क्रिया को समापन कराने का काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को समापन कराने का काम करते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बात कर दी किसके बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, किस तरीके से होता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे काम करेगा, और वहां पे ये सारी चीज आएंगी, टाटा बॉक्स भी आएगा आपके सामने, आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा। और अभी मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज जो बताए थे, जिसमें आपका एक सिग्मा था, एक बीटा डैश था, एक बीटा था, 2 अल्फा थे, एक ओमेगा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें वापस आपके सामने आने वाली है, तो आप कंटिन्यू में सारे देखिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। आपको एज अ रिवीजन क्लास देखनी है, आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स में कोई चीज नहीं है तो ऐड ऑन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।